is ethics helping, or how to decode that philosophical part? Yes. Essay is that paper where you can explore your creativity to the fullest. भारत में लोगों को it is really giving chills so that the aspirants can know कि हाँ ये कितना important है. देखिए चैट जीपीटी का मैंने तो यूज़ किया है. एक क्वेश्चन भी आया था 24 में, if I am correct. Syllabus should be on your study table from day one. एक सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक जो मुझे लगता है, तो इसको हम कैसे ब्रेक डाउन कैसे करें, हाउ आपको है? कोई बहुत डिफरेंट अप्रोच नहीं था. इट स्टार्टेड विद वाचिंग यूट्यूब चैनल. तो मेरे सोर्सेज कभी मल्टीपल नहीं रहे. इस तरीके से अगर अप्रोच किया जाए तो आपको क्या लग रहा है? बाद सर ने थोड़े हॉबीज से क्वेश्चंस पूछे थे. जैसे मैंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट लिटरेचर अपना हॉबीज में लिखा था. बहुत ही प्लेजेंट एक्सपीरियंस था. आई वुड से सबसे बड़ा न्यूज़पेपर और मैगजीन, दो डेडिकेटेड रीडिंग, तब तक आप नोट मेकिंग की स्टेज पे तो नहीं आते. इट मार्क्स द लक्ष्मण रेखा ऑफ योर सिलेबस. तो आपको क्या लगता है कि हाउ मेनी टेस्ट सीरीज इज सफिशिएंट और हाउ टू गो अबाउट द टेस्ट सीरीज? कांग्रेचुलेशंस गरिमा जी फॉर गेटिंग 240 रैंक दिस टाइम. बहुत सारे लोगों का सपना होता है क्वालिफाई करना और आप लिस्ट के पार हैं. अब कैसा लग रहा है आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू. अच्छा लग रहा है. मैंने शायद इतनी हैप्पीनेस कभी फील नहीं की थी उसके पहले. ओके सो कुछ अपने बैकग्राउंड के बारे में आप बताइए. समथिंग अबाउट यू, कहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया है? मेरी स्कूलिंग मुरादाबाद से ही हुई है. जी. उसके बाद बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री मैंने किया मिरांडा हाउस, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली. उसके बाद मैंने मास्टर्स किया एमएससी केमिस्ट्री फ्रॉम आईआईटी इंदौर, एंड आई वाज प्रिपेयरिंग सिंस 2021 आफ्टर दैट. सो आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था? दिस वाज माय फोर्थ अटेम्प्ट. ओके, वेरी नाइस. सो इस एग्जाम में आने का इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिला? लाइक एनीवन इन योर फैमिली और समवन यू इंस्पायर और किसी से मोटिवेटेड है? मेरे घर में तो कोई सिविल सर्वेंट नहीं है, लेकिन मेरे पापा एडवोकेट हैं. तो उनके डे टू डे इंटरेक्शंस भी काफ़ी एडमिनिस्ट्रेशन से होते रहते हैं. पता चलता था कि कैसे देयर आर पोस्ट्स, यू नो, देयर आर पीपल मैनिंग दोज पोस्ट्स हु कैन इन्फ्लुएंस पीपल्स लाइव्स, पीपल्स अपॉर्चुनिटीज़, पीपल्स आउटकम्स. तो वो चीज़ ने मेरे को काफ़ी फैसिनेट किया स्टार्टिंग से. Okay. So, like this year also many candidates are preparing for prelims. So if you can highlight the journey of your what problem you faced while preparing this examination or what hurdles you initially faced. Like होते हैं ना कि जब आप starting करते हो, then there is so much of knowledge and so much of sources and people feel like blank out what to follow, what not to follow. तो आपका क्या उस समय approach था and क्या problems आपको रहे? कोई बहुत डिफरेंट अप्रोच नहीं था. इट स्टार्टेड विद वाचिंग यूट्यूब चैनल्स, यूट्यूब वीडियोस जो पुराने टॉपर्स थे या उन्होंने कौन से सोर्सेज रेफर किए थे. तो मेरे सोर्सेज कभी मल्टीपल नहीं रहे. एक वो चीज़ मैंने तो इनलिस्ट किया कि किसने क्या फॉलो किया, एंड देन आई ट्राई टू टेक आउट द कॉमन सोर्सेज. जैसे मॉडर्न हिस्ट्री का स्पेक्ट्रम होती है, लक्ष्मीकांत होती है फॉर पॉलिटी, बट देन दे आर बिगिनर्स लेवल बुक्स. आपको उसके बाद ऐड करना पड़ता है. तो स्टार्ट तो मैंने वहीं से किया था. हर्डल्स जो मेन आए वो ये था कि प्रीलिम्स में कि मैं थोड़ा अटेम्प्ट कम करती थी, एक्यूरेसी पे फोकस करने का प्रयास ज़्यादा करती थी, लेकिन उसमें मेरा 3-4 नंबर से रह जाता था. फिर उसके बाद मैंने अटेम्प्ट, I backed myself to attempt more questions. I did attempt 90 last year and 82 this year. तो उसमें कट ऑफ क्लियर करने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. Okay, that's very fine. Means आपके हिसाब से सजेशन है कि anyone should attempt between 85 to 90 is a safe range. क्या जहाँ पे आप is a safe range if your accuracy hovers between 75% to 80%. Okay, ठीक है. So एक सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक जो मुझे लगता है, nowadays content is flooded and इसके कारण there is too much of sources. इस टाइम पे आपको क्या लगता है कि what should a student do? मुझे लगता है कि आज के समय में अगर आप तैयारी करेंगे तो कंटेंट की तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं. कंटेंट की अवेलेबिलिटी इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. वो इतना डेमोक्रेटाइज हो चुका है. यू कैन फाइंड फ्री कंटेंट ऑन टेलीग्राम चैनल्स. बट उस कंटेंट को के में ना आपको फ़िलॉसफी नहीं पता होती है जिस सोर्स से वो आ रहा है, या फिर आपको उसकी डायरेक्शन नहीं पता होती है, लाइन ऑफ थॉट नहीं पता होता है. तो वो ना बहुत स्कैटर्ड लगता है और आपको कभी भी सेंस ऑफ कंप्लीशन नहीं आता है.
तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक डायरेक्शन पकड़ें, आप किसी मेंटोर की हेल्प ले सकते हैं या आप किसी इंस्टीट्यूशन की हेल्प ले सकते हैं। जी। जैसे आजकल लोग काफ़ी चैट जीपीटी ये सब कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि चैट जीपीटी कैन रिप्लेस टीचर एंड द कंफर्ट वी टीचर्स गिव्स टू स्टूडेंट एंड ऑन अ पर्सनल टच एज वेल एज द गाइडेंस? देखिए चैट जीपीटी का मैंने तो यूज़ किया है, बट ये है कि वो बहुत थिन लाइन है, आप उसको कैसे यूज़ करना चाहते हैं। जैसे अगर मैं बहुत छोटा सा उदाहरण बताना चाहूँगी। जैसे आपको मॉडर्न हिस्ट्री का अगर वो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस वाला चैप्टर पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, जी तो आप उसके लिए चैट जीपीटी से बहुत शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं जो आपको स्पेक्ट्रम क्लैरिटी कभी दे ही नहीं पाएगी। जी लेकिन अ, आपको उसको ऑगमेंट करना पड़ेगा किसी एक तो पीवाईक्यूज़ के साथ, जी दे आर द होली ग्रेल ऑफ यूपीएससी। यस उसके अलावा ये देखना, किसी आप कोचिंग इंस्टीट्यूट के पेपर्स उठाइए, पूरे मॉडर्न हिस्ट्री के पेपर्स उठाइए और देखिए कि क्या चैट जीपीटी, वैसे चैट जीपीटी कैन गिव रॉन्ग आंसर्स आल्सो हाँ हाँ समटाइम्स, बहुत रॉन्ग तो आंसर भी आपको एक बार बुक को रेफर ज़रूर करना चाहिए, बट फ्लो चार्ट्स बनाने के लिए, क्लैरिटी के लिए आप चैट जीपीटी का ज़रूर हाँ इस्तेमाल क्योंकि कर सकते स्टूडेंट्स हैं। का भी मैंने देखा है कि वो रैंडमली चैट जीपीटी फॉलो करता है विदाउट, अब मुझे ये लगता है कि विदाउट बेसिक रीडिंग ऑफ एनसीईआरटी कोई कैसे चैट जीपीटी नहीं से नहीं इनिशियली नहीं स्टार्ट नहीं कर नहीं सकता है? नहीं नहीं नहीं, इट हैज़ टू कम एट अ वेरी एडवांस्ड स्टेज ऑफ योर है ना? प्रिपरेशन, इट कैन नॉट कम एट द इनिशियल इनिशियल लेवल्स। लेवल्स नहीं आता। एंड द सबसे बड़ा मिथ, न्यूज़पेपर और अ मैगजीन, लोग बोलते हैं कोई ज़रूरत नहीं है, एक साल का मैगजीन पढ़ लिया एंड हो गया, बट पिछले 7-8 साल से विच आई एम लुकिंग इनटू एज अ मेंटोर, नो मोस्ट ऑफ द टॉपर्स और जो क्वालिफाई किए हैं एवरीवन इंक्लूडिंग यू, आई थिंक न्यूज़पेपर इज द बाइबल, जो मुझे लगता है। आई मे Newspaper is probably the single most important source in this preparation. दिस, सो लोग सोचते हैं कि मैगजीन 6 मंथ का कंपाइलेशन या 1 मंथ Magazines का, cannot replace newspapers any day. लाइक आप इंटरव्यू पैनल में गई, सो हाउ इज योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस एंड कैन यू illustrate some questions they ask you, one or two if you My remember? interview was in the first phase itself. It was on 18th December, and I was allotted Shilvardhan Sir's his panel. शीलवर्धन सर का बोर्ड काफ़ी कॉर्डियल था, बहुत ही प्लेजेंट एक्सपीरियंस था, आई वुड से शायद द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माय सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन। बहुत वेलकमिंग थे सर, एंड एज सुन एज ही स्किम थ्रू माय डाफ, सर ने देखा कि मैं मुरादाबाद से हूँ, तो ही स्टार्टेड ऑन दैट नोट इटसेल्फ कि हाउ इज़ द ब्रास इंडस्ट्री ऑफ मुरादाबाद डूइंग नाउ। एंड उसके बाद सर ने थोड़े हॉबीज़ से क्वेश्चंस पूछे थे, जैसे मैंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट लिटरेचर अपना हॉबीज़ में लिखा था। फिर उसके बाद अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी उसी टाइम आई थी, तो सर ने उस पर थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन किया। सर ने मेरे से 3 लीड क्वेश्चंस तो यही पूछे थे, इसमें थोड़ा कॉन्वर्सेशन उसके बाद हुआ था। जी उसके अलावा मेरी दूसरी हॉबी थी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, वीडियोस देखना, डॉक्यूमेंट्रीज देखना, तो दूसरे पैनल ने उस पर टच किया था। उसमें उन्होंने, जो मैंने मेंशन नहीं किया था, लेकिन ही आस्क्ड मी अबाउट वल्चर कंजर्वेशन, लेबर कोड्स, मेंटल हेल्थ, इन पे और थोड़ा ये सा सब तो काफी डिस्कशन हुआ करंट में था। पिछले 2-3 सालों से, लेबर कोड्स, वल्चर एंड ऑल। हाँ, उसके अलावा सोशियोलॉजी जो कि मेरा ऑप्शनल था, तो उससे भी उन्होंने थोड़ा मेरे लाइन ऑफ थॉट जानने का प्रयास किया। उसके अलावा बेसिक क्वेश्चंस। ओके, तो मतलब लोगों को ये जो लगता है, एक मिथ है कि दे विल ग्रिल यू और आप जाओ और आना, मतलब उठने का पैटर्न, बैठने का, दीवार का कलर, ये सब जो आजकल मिथ, मतलब हाउ मच मिथ इज इन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम रील्स, पीपल गेट रियली मैड अबाउट इट, तो आप एक बेसिक बता सकते हैं कि लाइक कैन यू जस्ट टेल? नहीं, माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस वाज प्लेजेंट, बट आई विल आल्सो नॉट रूल आउट someone's experience who might have been a grilling one there. There are people like that, and that is the nature of the interview yes. experience. ओके बट एट द सेम टाइम बाकी उठने बैठने का तो मुझे लगता है कि थोड़ा तो देखते हैं हाँ कि आप किस तरह से आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, ग्रीट कर रहे हैं, लेकिन दैट कैन नॉट कम इन अ डे। आपको उसके लिए रोज़ प्रैक्टिस करनी चाहिए, मतलब दैट शुड बिकम इंग्रेन्ड, दैट शुड बिकम एम्बेडेड इन यू। जैसे हैबिट। यस। तो आपने इंटरव्यू के लिए जैसे तैयारी जो है विद प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, या आफ्टर योर मेंस जब इंटरव्यू कॉल आया देन यू स्टार्टेड विद एक्चुअल प्लानिंग एंड ऑल दोस थिंग्स?
I actually gained a lot from my last interview experience because I got 4 months to prepare last time और इस बार तो सिर्फ 2 weeks का time भी नहीं था and that was barely 8 months ago. So I had my first interview in हाँ. April and the second one in December. तो आपको बहुत मेरे को बहुत yes एक्सपीरियंस मिल गया एंड हेल्प भी मिल गई हाँ. उससे प्रीवियस इंटरव्यूज but मैंने first interview के लिए I started from the scratch. फ्रॉम द स्क्रैच ओनली. Yeah. मतलब जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया फ्रॉम दैट टाइम ओनली यू स्टार्टेड विद Uh, इंटीग्रेटिंग मतलब क्या? no. I started preparing for interview when my first interview call came. ओके ठीक है. सो coming on to the notes, students nowadays are really confused and again coming to chat gpt part कि अब वो सोचते हैं कि बस नोट्स चैट जीपीटी बना के दे देगा एंड वो नोट को पढ़ लिया. सो नोट मेकिंग कैसे करना चाहिए जब कोई भी स्टार्ट करता है इनिशियल फेज में? हाउ दे विल स्टार्ट? जैसे आज मैं अगर मान लीजिए स्टार्ट किया प्रिपरेशन तो ऑन द फर्स्ट डे से नोट बनाना होता है या यू नो हाउ टू गो अबाउट इट? No, I don't recommend making notes from first day itself. आप जब तक मुझे लगता है 2 readings नहीं करते, 2 dedicated readings, तब तक आप note making की stage पे तो नहीं आते हैं. 2 रीडिंग करने की जरूरत है At least, yeah. यस दैट्स व्हाट आई रिकमेंड टू माय स्टूडेंट्स आल्सो कि हाँ भाई 2 रीडिंग के बाद ही आप नोट्स बनाओ. Also, I think one has to be very decisive about which subjects to pick to make notes. Polity as a subject, I don't think it is very feasible to make notes. If you try writing Lakshmikant, it's only going to get bigger and 500 bigger. note. It becomes a hydra-headed monster. So you cannot make polity के notes या फिर spectrum के notes not feasible. नॉट फीजिबल क्योंकि आप पॉलिटी के नोट्स अगर आप बनाने जाए तो मैंने देखा है कितने लोगों को 500 पन्ने के नोट्स तो वो बना लेते हैं एंड Easily. अगेन सेम जितना And it's not difficult, it's not feasible to come back to them and read क्योंकि it becomes very time consuming and it's very difficult to read 500 pages before an exam. yeah okay now and coming on to the most important part NCRTs 6 से 12 या 11-12 इसका जो मिथ है आज क्लियर कर दीजिए कि 6 से 12 सारे सब्जेक्ट्स एनसीईआरटी पढ़ने हैं या कुछ सब्जेक्ट्स के पढ़ने हैं या 11-12 पे एनसीईआरटीज काफ़ी हैं फॉर सब्जेक्ट्स टू यू नो गेट थ्रू इट? I think for most of the aspirants 6 to 12 की NCRTs are not relevant. 11-12 की NCRTs you can refer for selected subjects. जैसे it is important for geography. It is important. Yes, not 4. You can read those 2. Physical and Indian. Okay. And apart from that, history. Definitely that themes wala book is very important these days. And for political science, the theories and the understanding part, जो आपके political theory की book है, a small one. 11th and 12th, Yeah. you can refer that. Okay. So basically you are like telling everyone that 11-12 NCERT is more than sufficient rather More to than go sufficient. because I find that whatever content is there in from 6 to 10th those contents are already there in 11-12 It is NCERT. often repeated. Yeah. The So- important parts are repeated. Yeah, so you know, wasting 3-4 months from 6 to 10th and then again going to 11-12, that will be a wastage of time also, and then you know it will be harassed or people will be like reading too many books and then again coming to the same content. I mean, you don't want to revise 6 books of history before your exam, right? Yeah. So it's not advisable. Now coming on to the test series वाला, again a myth. 120 टेस्ट सीरीज देना है, 140 देना है, 200 तब जाके these all things run in the market. So आपको क्या लगता है कि how many test series is sufficient or how to go about the test series? I think it can vary from person to person. Yes. मैंने पहले तो काफ़ी टेस्ट्स किए थे, but in my last attempt, the 2025 one, I could attempt only 6 tests because एक वो cumulative knowledge also comes into play after a point and 120 tests तो करना I would not recommend क्योंकि it's not possible to revise them in time और papers करने से ज़्यादा important है उनका analysis जी. and उसके लिए तो 20 मुझे नहीं लगता आप 120 या 100 टेस्ट कर सकते हैं. Find your optimum. फिर भी आप If it's 20, attempt 20-25. If it's you know 30, attempt 30. But going beyond 50 is not recommended. Not recommended also. And what is your insights on PYQs? How many times you should solve the PYQs like? You should internalize PYQs. Yes. One cannot stress this enough. Means last 15-20 years PYQ if you analyze and if you solve it, I think
that will be giving you much more insight and will helpful to you. Insights and consolidation of your syllabus. It marks the, I don't know how to say it, but it marks the Lakshman Rekha of your syllabus. Like where can it go? Okay. आप ये बताओ कि people nowadays I see they do not read like syllabus, right? और जो लोग कह रहे हैं YouTube में या कहीं पे सब NCERT स्टार्ट करते हैं बिना syllabus जाने और कुछ पढ़े और बस घुस गया तैयारी में और 2 साल 3 साल के बाद भी उनको ये नहीं पता है कि सिलेबस में क्या है. सो प्लीज कैन यू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ syllabus in this preparation so that the aspirants can know कि हाँ ये कितना इम्पोर्टेंट है. मैंने भी अपने प्रीवियस आंसर में कहा कि लक्ष्मण रेखा ऑफ द सिलेबस इज मार्क्ड बाय PYQs. तो जब आपको सिलेबस नहीं पता होगा तो आप उसकी लक्ष्मण रेखा भी डिमार्केट नहीं कर पाएंगे. सिलेबस शुड बी ऑन योर स्टडी टेबल फ्रॉम डे 1. Okay. And how do you say how to go about this syllabus? क्या उसको मतलब एनालाइज कैसे किया जाए? मतलब सिलेबस में मान लीजिए इफ द GS2 में लिखा हुआ इंटरनेशनल रिलेशन और द बायलैटरल रिलेशन ऑफ डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज अफेक्टिंग इंडियाज पॉलिसीज. सो इसको हम कैसे ब्रेक डाउन कैसे करें? हाउ इसको आप कैसे देखी थी? अगर आपने ये लाइन पढ़ा तो आपके दिमाग में थॉट क्या आया था? किस तरह से हमको प्रिपेयर करना है? क्या आप मुझे पढ़ना है इस वो लाइन को देख के? सबसे पहले तो यही कि इंडिया के बायलैटरल रिलेशनशिप्स किसके साथ स्ट्रॉन्ग है या फिर किसके साथ रेलेवेंट है. जी. जैसे सबसे पहले आप नेबरिंग कंट्री से स्टार्ट करते हो. जी. इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान विच इज़ लाइक नॉट वेरी टॉक्ड अबाउट दीज डेज. जी. इंडिया बांग्लादेश, इंडिया श्रीलंका, इंडिया मालदीव्स. एक क्वेश्चन भी आया था 24 में इफ़ आई एम करेक्ट. उसके बाद कंट्रीज दैट आर नॉट नियर अस बट उनकी पॉलिसीज अफेक्ट अस, जैसे इंडिया US रिलेशंस हो गए. रिसेंटली इतना क्योस चल रहा है हमारा, इतना chaotic रिलेशनशिप हो गया है. या फिर इन द कमिंग टाइम्स, इन द प्रेजेंट टाइम्स, इंडिया जापान रिलेशनशिप इज़ ऑल्सो वेरी सिग्निफिकेंट इन इंडो पैसिफिक. इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप इज़ सिग्निफिकेंट. तो आपको थोड़ा अपना 2-3 टीयर्स में अपना बायलैटरल रिलेशनशिप्स ब्रेक डाउन करने पड़ेंगे कि किसके साथ इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद कौन आपके आसपास है, और उसके बाद फिर वो 3rd ईयर में चला जाता है कि अभी ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है. IR के आंसर्स पे there is a kind of debate. You have to write in a scholarly manner or the way of writing IR is somewhat different as compared to other GS. Do you find that? I think yes. Okay. थोड़ा सा because I scored 106 in GS2 last time and I scored 122 this time. Oh, that's a very marvelous score in GS2. Let me tell you, because in GS2 people have a scarcity of marks and that goes for GS3 also. This year marks have been largely subdued in GS2 and I changed my approach of writing GS2 answers, especially the IR ones. Can you just highlight few tips? Last year I was not prepared also, to be honest. India, Central Asian countries, Okay. I did not know that answer. The terrorism one I could not attempt very nicely. Okay. This year the questions were about India's energy security, which which I was really passionate about. So I believe I wrote a beautiful answer. Apart from that, the UN Security Council, Yes. the negotiations of P5 and the haves and the have-nots and Okay. those never-ending conversations. So I think उसमें मैंने थोड़ा सा थियरीज डाले, Okay. जैसे realism versus idealism, Okay. and I opened that dimension. I think Okay. मतलब थोड़ा सा आपने ऑप्शनल का भी टच दिया इसमें. although that was not my optional, but yes. Coming on to the means answer writing, आपको कब लगता है कि मेंस आंसर राइटिंग स्टार्ट करना चाहिए? Many people say or they think day 1 से, but I genuinely feel कि day 1 से how do you write even if you don't have a content? So when did you start your writing and what are your tips for your young aspirants which will write this year means? Please can you tell something about I that? think it's very difficult, although it can vary from person to person. Again, I'm not writing that this is the only way to go about it. Yes. But once you are confident about your prelims, Yes. once you are in that range, I think you can start writing answers, because it requires recalling, and it is not possible until you are confident about your prelims and you have things on your tips. No, like when a young
aspirant starts or anyone starts, so there is a time period of around 1.5 years to appear for a first prelims, suppose. So in that time period, when do you think that we can start with the answer writing? After prelims only, or we can start after 5-7 months of having some good knowledge about GS, if you have completed around 6-7 subjects, and then we can go about it? I think the latter. Once you have done the subjects, 5-7 months before the prelims is recommended, because it will otherwise be very difficult for you to pick up the pen and start writing after the prelims, especially when they have shortened the cycle between prelims and mains. Yes, first earlier it was like there was a lot of time. 120 days, it is now reduced to 85 days. Yeah, because when I was giving in 2016, that time it was around 3 months of time limit. It was too much of time. So even if you're not prepared for mains, the window was Or too. at least be tactical about it. If it is difficult for you to write GS answers, maybe try writing essays or try writing your optional. If you have completed a big chunk of your optional and essay, I think it will be easier for you to start with GS Yeah. even after the prelims, if you want to back yourself fully and give that attempt. Okay. So for But mains, optional and essay you can definitely try before that. so there is a mantra for qualifying mains, or even if I also believe that if you are before prelims, maybe till December, if we are ready with our optional, ethics and essay, then it is a 80% chances are there we can do good in mains examination. So do you feel like that? Yes. I mean, there are people who clear mains in 3 months as well, but it is advisable that you go through, that you are have a decent command in essay, ethics and optional by December. Okay. So coming on to the essay part, now if you see the question paper of last 10 years and the way the UPSC exam has evolved, especially in essay sector, candidates are largely finding very difficult to decode the philosophical part and to write an answer. Earlier, if you see, it was very easy. Some topics were on women, democracy, judiciary, and people used to decode and write the essays, and they were getting in the range of 150, 160. But now, if I see the marks, it has literally come down also, and people are finding it very difficult. So, what suggestion you give to write a good essay? It might be very offbeat, but don't write pestle. Don't write staple, and don't follow these mechanical ways. Yes. Essay is that paper where you can explore your creativity to the fullest. And if you have that flair, and if you have some philosophy with you, it's an open canvas. Explore yourself in ways you want to do, because I broke away from those mechanical ways of writing essay Okay. in the past 2 years, and I've scored good. So, what is the approach for writing like essay? Is ethics helping, or how to decode that philosophical part? So that is a difficult chunk of task nowadays for many candidates. So how to go about it? कैसे start करें हम? पता ही नहीं, समझ में ही नहीं आ रहा है. A good life is a best life. अगर ऐसा है, how to go about it? काफ़ी तरह हो सकते हैं. कुछ लोग कहते हैं कि एनेक्डोट से स्टार्ट करिए, कुछ लोग कहते हैं कि शॉर्ट स्टोरी से स्टार्ट करिए, या कोई रियल इवेंट से स्टार्ट करिए. आई एम लिटरली हैंड्स फ्री इन essay. I write what I want to write. आपका अप्रोच क्या रहा था? आपने कैसे स्टार्ट किया अपना essay? इस बार का मान लीजिए कोई भी आप बता सकते हैं. So I wrote on that philosophy of art of war Okay. by Sun Tzu. Sun Tzu, yeah. So I began metaphorically. Okay. फिर उसमें मैंने उसको बहुत, मतलब आई थिंक मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैंने बहुत स्प्रेड कर लिया है, एंड इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी टू गैदर एवरीथिंग एट द एंड एंड राइट अ गुड कंक्लूजन. बट ऐसे था कि मैंने उसको मॉरालिटी से जोड़ा. अगर आप, जैसे sun tzu की फ़िलासफ़ी है, it is important today for India to be strong with all its limbs. Okay. We cannot have weaker arms or we cannot have weaker legs. But at the same time, we need to have some morals. Yes. Because अगर हम सारे ही एक जैसे हो जाएंगे तो we cannot survive in this world. Yes. And we need to find that common ground. So that was my philosophy. Okay. तो डायमेंशंस में ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे को हम 6-7 डायमेंशंस में पहले सोच लें,
and then we can write on all the dimensions one by one, and then at the last we can conclude the essay with all dimensions keeping in the mind. इस तरीके से अगर अप्रोच किया जाए तो आपको क्या लग रहा है? डायमेंशंस को भी आप मतलब अगर आप उतनी आपकी इग्निशन है उस चीज़ को लेके, तो आप उसको सिर्फ पॉलिटिकली ज्योग्राफिकली ऐसे मत लिखिए. आप अगर करना भी है तो मेक इट सटल. डोंट राइट पॉलिटिकली और डोंट राइट हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस. आप थोड़ा सा उसको सटल करिए एंड कनेक्ट करिए पैराग्राफ्स को इन अ वे जो आपका फ्लो बिल्कुल ल्यूसिड हो. एग्जामिनर डज नॉट फील स्टक. वो ट्रांजिशन शुड बी स्मूथ. यस, एक पैरा से दूसरा पैरा. तो उस ट्रांजिशन पे आप काम करिए और वो तब आएगा जब आप अपने थॉट्स को फ्लो दे पाएंगे. अच्छा, तो ब्लूप्रिंट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट. आपने भी बनाया हुआ आई गेस पीछे में. तो ब्लूप्रिंट बनाना कितना इंपॉर्टेंट है एसे के एग्जाम में? माय एसे इज़ वेरी अनकन्वेंशनल, आई विल अग्री. एक एसे में आई मेड ब्लूप्रिंट, एक एसे में आई डिडंट. ठीक है, तो क्या लास्ट ईयर एज वेल. सो डज ब्लूप्रिंट रियली हेल्प्स? और आपको कैसा मतलब फील हुआ? मतलब क्या आप बोलना चाहेंगे एस्पिरेंट्स को कि जो लाइक यू आर लाइक यू हैव अ गुड बैकग्राउंड फ्रॉम मिरांडा हाउस एंड आपका मतलब यू हैव अ बैकग्राउंड, और पीपल कमिंग फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड और फ्रॉम द बीकॉम बैकग्राउंड, उनको डिफिकल्टी हो सकती है. पीपल फ्रॉम आर्ट्स बैकग्राउंड और सम गुड फ्रॉम अ बैकग्राउंड वेयर दे हैव रेड थ्रूआउट देयर लाइफ फॉर आर्ट्स, इट मे बी इजी फॉर देम. बट जो साइंस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, जो बीकॉम बैकग्राउंड से हैं, तो उनके लिए तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट कि हम अनकन्वेंशनल अगर फॉलो करें तो. यस, इन फैक्ट मतलब ये ऐसे का मेरे को काफ़ी मैसेजेस आए. आई स्कोर्ड 134 दिस ईयर. दैट इज वेरी गुड. But I told everyone that don't follow this blindly because it is working with me. It is working for me, but it does not mean that it will work for everyone. Yeah. क्योंकि आपको उसका डेप्थ नॉलेज पता है कि आप कहाँ से कनेक्ट कर पा रहे हो. तो सब लोगों को वो नहीं पता होगा. फिर मैं उनको सुपरफिशियली नहीं बताना चाहूँगी, बट आप अपनी मॉरलिटी को अगर कंसोलिडेटेड रखेंगे, इफ़ यू हैव फिलोसफी बिहाइंड यू, तो आप फिलोसफिकल एसेस के लिए डेफिनेटली जा सकते हैं. ओके, ठीक है. एंड इस बार जो लोग प्रीलिम्स दे रहे हैं उनके लिए आप अभी 160 डेज के आसपास रह गया. लेट इट बी लाइक रफ. हम देख रहे हैं 24 मई को है ना. आपको क्या, आपके लिए उनके लिए आपका क्या एडवाइस है कि अभी जो एक महीना है उसमें क्या किया जाए? मतलब अभी सबका हार्ट बीट ऊपर होगा एंड डर लग रहा होगा, मार्क्स आ नहीं रहे होंगे टेस्ट सीरीज में, है ना, एंड ऑल दोज काइंड ऑफ टेंशन एंड एंग्जाइटी एंड स्लीपलेस नाइट्स. अभी क्या किया जाए? ये एक महीना में क्या ज़रूरी है ये आप बता दो. नंबर 1, जितना आपने पढ़ा है उतना रिवाइज करिए. नो न्यू कंटेंट नाउ. नंबर 2, आपने जो टेस्ट्स किए हैं उनको एनालाइज करिए. जो नए टेस्ट्स भी कर रहे हैं उनको भी एनालाइज करिए. नंबर 3, टेस्ट के मार्क्स को अपने दिल पे मत लीजिए. ये आगे पीछे होते रहते हैं एंड आपके मार्क्स काफ़ी डिफ़र कर जाते हैं ऑन दी फाइनल डे. उसके अलावा नंबर 4, CSAT को मत भूलिए. CSAT मैं आने ही वाला था उस क्वेश्चन में. एक बार CSAT का जरा बताइए. पिछले 3 साल में CSAT ने क्या कमाल कर रखा है पूरे भारत में. लोगों को इट इज़ रियली गिविंग चिल्स. आई मीन I saw last year to last 2-3 years toppers, they have themselves told, जिनके अच्छे रैंक्स आए हैं वो भी ये बात बोल रहे हैं कि भाई CSAT करो. It many have even not able to qualify CSAT and उनके बाद उसके कारण उनको सेकेंड और थर्ड अटेम्प्ट देना पड़ा. So what is the importance of CSAT in nowadays in this prelims? आपके साथ देखिए क्या वर्क करता है. अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वर्क करता है तो आप उसको एकदम सॉलिड कर लीजिए कि इसमें मैं 90% मार्क्स नहीं जाने दूंगा या दूंगी. अगर आपके साथ मैथ वर्क करता है तो आप उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि मैं इसमें मार्क्स नहीं जाने दूंगी. उसके अलावा आप उसको अगेन 3 टीयर्स में कर सकते हैं. 1, योर मोस्ट सॉलिड पार्ट. नंबर 2, जो आप अच्छा मैनेज कर सकते हैं. नंबर 3, जो शायद आप उस दिन टाइम मैनेजमेंट आपसे ना ठीक हो पाए तो उसको छोड़ने से आपके मार्क्स मतलब इट डज नॉट लीड टू योर डिस्क्वालिफिकेशन. CSAT में बोलते हैं कि the qualifying marks is just 67, right? For it you need to do at least 27-28 questions. Do you feel that 28 questions is enough? Certainly no. You need to give yourself cushion. At least 48 questions. Okay. Means a range should 60% be, questions you should be. You should reach at least 60% questions. I mean, from 40 to 50 will be a good range. 45 to 50 will be a good range to in a safe amount of score. Yes, if you have good accuracy then probably 45 can also help you sail through. But अगर आप थोड़ा struggle करते हैं accuracy में
तो 48 to 50 questions is what you should aim to hit Okay, for the CSAT part. for the CSAT part. Okay. So once again, a very congratulations from our side that you have cracked this, CS civil service examination, and hope to see you in service soon. Thank you.